कार में बैठ के उस होटल पे आ गए। फिर उसने कहा, यूसुफ साहब, मैं अभी आपको जन्नत की सैर करवाती हूँ। फिर यहाँ से चल के आप कार के पेपर साइन कर लीजिएगा और फिर मुझे कुछ शॉपिंग के पैसे भी दे दीजिएगा। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। और फिर हमने होटल से एक रूम बुक करवाया और फिर हमने उस रूम की चाबी ली। दोनों हम उस रूम में दाखिल हुए। उस रूम में एक मैट बिछा हुआ था और एक साइड पर खिड़की लगी हुई थी। फिर मैंने रुखसाना से कहा, रुखसाना, कहीं इस रूम में कैमरा तो नहीं लगा हुआ, ये ख्याल करना। वो कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं इस रूम में आती रहती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ इस होटल में कैमरे नहीं होते, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता और तुम यहाँ किस काम से आती रहती हो? अब ये सवाल पूछते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो थोड़ा परेशान हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा राज मैं राज रखूंगा। फिर वो कहने लगी, यूसुफ, असल में जिस किस्म की नौकरी कर रही हूँ इसमें ये सब कुछ करना आम सी बात है, वरना मैं टारगेट पूरे नहीं कर सकती। मुझे एक क्लाइंट को खुश करना पड़ता है, तब जाके वो मुझसे गाड़ी लेते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था कि शायद रुखसाना ये ऑफर सिर्फ मुझे ही करवा रही है, लेकिन वो बता रही थी कि इसका यही काम है। फिर मैंने कहा, रुखसाना, ऐसी नौकरी का फ़ायदा क्या है? कहने को तो तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन असल में ये गलत काम है। फिर वो कहने लगी, हाँ यूसुफ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जिस जगह पे भी जाती हूँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम इसके अलावा भी तो जॉब कर चुकी हो। उसने कहा, हाँ, मैंने 2-3 जॉब और भी की हैं। वो जॉब भी मुझसे इसी वजह से गई कि मुझसे लोग डिमांड करते थे और मैंने जिसकी डिमांड नहीं मानी फिर वो मुझे नौकरी से निकाल देता, और बिलाखिर तंग आके मैंने ये कदम उठाया। फिर मैंने कहा कि कब तक ऐसा काम करोगी? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे किसी महीने का टारगेट पूरा ना हो तो? फिर वो कहने लगी, वो महीना मेरी जॉब का आखिरी महीना होगा। फिर मैंने कहा, रुखसाना, तुम्हारा शौहर क्या करता है? वो कहने लगी, वो पहले बैंक मैनेजर था, फिर एक बैंक में बड़ा घपला हुआ, इल्ज़ाम मेरे शौहर पे लगा और आजकल वो घर पे फारिग होता है। फिर मैंने कहा, रुखसाना, तुम्हारे शौहर को तो पता होगा इस काम का, क्योंकि बैंक मैनेजर रह चुका है, वो तुम्हें इजाज़त देता है ऐसी जॉब की? फिर वो कहने लगी कि मेरे शौहर को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसीलिए मेरा शौहर भी खामोश है। ये माशरे का एक नया रूप देख रहा था जो आज से पहले मेरे सामने नहीं आया था, क्योंकि मैं गांव की जिंदगी गुजारने वाला एक छोटा सा इंसान था। मुझे ये नहीं पता था कि शहर में इस तरह के काम भी होते हैं। फिर मैंने उससे कहा, मैं एक सुपर स्टोर बना रहा हूँ, वहां पे लड़कियां लड़के दोनों काम करेंगे। अगर तुम चाहो तो कराची चल सकती हो, मैं तुम्हें वहां अपने स्टोर पर अच्छे ओहदे पर नौकरी दे दूंगा। फिर वो कहने लगी, चलें ठीक है, आप जाएं, पहले स्टोर ओपन कीजिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मुझे सैलरी भी बता देना, मैं अपने शौहर से मशवरा कर लूंगी, अगर हमें अच्छा लगा तो हम भी कराची आ जाएंगे। अब जल्दी से अपना काम कीजिए ताकि हम वापस बैंक चले। फिर मैंने कहा, रुखसाना, जल्दी किस बात की है? तुम बैंक वाली गाड़ी बेच रही हो तो उनको बोल देना कि मैं क्लाइंट के साथ थी। वो कहने लगी, हाँ ये बात तो ठीक है, बहरहाल फिर भी जल्दी करें। अब मैं जल्दी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने ये भी सोचा कि अपने भाई को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि जाए बस की टिकटें ले ले और फिर शाम को 6 बजे मुझे यहाँ से पिक कर ले। मेरे पास पूरे 3-4 घंटे थे और 3-4 घंटे में रुखसाना के साथ गुजारना चाहता था और यहाँ से हम कराची चले जाएंगे। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, अपने छोटे भाई काशिफ को कहा, काशिफ, मैं ज़रा बैंक के काम में बिजी हूँ, तो तुम 6 बजे टिकटें करवा के मुझे यहाँ से पिक कर लेना और फिर अम्मी को बता देना कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा, हम यहीं बाहर से चले जाएंगे। फिर काशिफ कहने लगा, भाई सब खैरियत तो है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं नहीं, बस वो ज़रूरी कागजात हैं, वो बड़ी अमाउंट जमा कराई है ना, इसीलिए कुछ लिखत पढ़त हो रही है। फिर वो कहने लगा, चलें ठीक है भाई। अब मैं फ़ोन बंद करके कंफर्टेबल होकर बैठ गया। मैंने कहा, रुखसाना, बताओ सबसे पहले तुमने कौन सी जॉब की थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर वो कहने लगी, पहले तो मैं जॉब नहीं करती थी क्योंकि मेरा शौहर एक बैंक मैनेजर था, हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था, हम लाहौर में रहते थे। फिर जब मेरे शौहर पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, काफ़ी अरसा हम दोनों मियाँ बीवी घर ही बैठे रहे। बिला आखिर घर पे बैठ बैठ के हम तंग आ गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि खाने को 1 रुपया भी नहीं बचा हमारे पास। फिर मजबूर होकर मैंने एक सहेली को बोला कि मुझे टीचिंग की जॉब लगवा दे, क्योंकि वो एक स्कूल में टीचर थी। फिर जब मैं उसके साथ स्कूल गई, वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में ही उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे खुश रखना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी, और नौकरी सिर्फ 15,000 रुपये महाना की थी। मैंने उस प्रिंसिपल को बहुत बुरा भला कहा,
मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के काम करते हुए? और उस प्रिंसिपल ने मुझे धक्के दे के स्कूल से निकाल दिया। फिर मैं घर आई। फिर मैंने बहुत सारी जॉब ढूंढी। काफ़ी अरसा जॉब मुझे नहीं मिली। फिर बिला आखिर मुझे एक स्टेट एजेंसी पे पीए की जॉब मिल गई। वो स्टेट एजेंसी का ऑनर जो था वो बिल्डर भी था। अपने घर बना के बेचता था। मेरा काम ये था कि उसके साथ होती। कभी कभी मैं टेलीफोन भी उठा लेती, क्लाइंट को कन्विंस करती प्लाट लेने के लिए, घर लेने के लिए। इस नौकरी में मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी। शुरू के 15 दिन तो बहुत अच्छा रहा। फिर एक दिन उस ऑफिस में मेरे सेठ बैठे हुए थे। उस ऑफिस में उस दिन कोई नहीं आया था, सब छुट्टी पे थे। फिर उसने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि फलां जगह सेब रखे हुए हैं, वो लेके आओ और काट के मुझे खिलाओ। मैं गई, वो सेब काट के उसके सामने प्लेट में रख दिए। उसने कहा, प्लेट में नहीं, अपने हाथों से खिलाओ। फिर मैंने कहा, सर ये क्या कह रहे हैं आप, अपने हाथों से खा लें। फिर वो कहने लगा, मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दी कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। शाबाश, चुपचाप मुझे सेब खिलाओ। वो कुर्सी पे बैठा था और मुझे कहा, सामने टेबल पे बैठ के, ऑफिस की टेबल पे, और मुझे सेब खिलाओ। फिर मैंने जब इनकार किया तो उसने मुझे वही धमकी दी कि चलो फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। मेरा एक बेटा भी था। फिर मैंने सोचा कि चलो इतनी सी बात है तो ये तो मैं कर लेती हूँ। फिर मैं सामने टेबल पे बैठ गई और वो चेयर पे बैठा। मैं उसे अपने हाथों से सेब खिला रही थी और फिर सेब खाते खाते उसने मेरा एक हाथ पकड़ लिया और मैंने छुड़ा लिया। फिर इतने में कोई कस्टमर हमारे ऑफिस में आ गया और मेरा सेठ उसके साथ लग गया। फिर इसी तरह चलता रहा। काफ़ी अरसा वो मुझे अजीब अजीब सी फरमाइशें करता रहा जो मजबूरन मुझे पूरी करना पड़ती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मुझे एक फार्म हाउस पे ले गया उस साइट का विजिट करवाने के लिए। मुझे कहा, मैं तुम्हें ये फार्म हाउस दिखाता हूँ और फिर हमने इसको सेल करना है। मैं तुम्हें रेट और सारी डिटेल बता दूंगा। जो भी पूछे तो तुम इस फार्म हाउस की डिटेल उनको बताती रहना। मैं उसके साथ चली गई। मैं गई तो फार्म हाउस एक वीरान इलाके में था। उसमें सेठ ने मुलाजिम भी रखा हुआ था जिसने दरवाज़ा खोला। उस मुलाजिम को सेठ ने कुछ पैसे दिए, कहा कि जाओ घर से चक्कर लगा के 2-3 घंटे में वापस आ जाना। जब उसने उसको 2-3 घंटे बोले, मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम तो साइट विजिट करने आए थे और विजिट करने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है, लेकिन वो उसको 2-3 घंटे कह रहा था। उस मुलाजिम का करीब के इलाके में ही घर था। फिर वो चला गया और फिर वो सेठ मुझे ऊपर एक कमरे में ले गया। वहां जाके उसने अपनी नाजायज डिमांड मुझे बताना शुरू कर दी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ जोरदार तरीके से मारा। मैं वहीं फर्श पर गिर गई और मैंने उसे कहा, चाहे तुम मुझे मार दो लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। फिर उस सेठ ने मुझे 2 और थप्पड़ लगाए और फिर वहीं से मुझे भगा दिया। मैं वहां से काफी देर पैदल चलती रही। बिलाखिर मुझे छोटा सा चौक नजर आया। फिर वहां आके मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और फिर थोड़ी देर बाद भी मेरा शौहर वहां आ गया, मुझे फिर घर ले आया। सारी कहानी मैंने अपने शौहर को बताई। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि रुखसाना, ये मुआशरा है, तुम घर नहीं चला पाओगी, मैं ही कुछ कर लूंगा। ऐसी बात नहीं कि मेरे शौहर ने कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे शौहर पे करप्शन का इल्ज़ाम लग गया था, इसलिए उसको कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर मजबूर होकर मेरे शौहर ने हार मान ली। फिर उसने एक जान पहचान वाले को कह के मुझे इधर बैंक में नौकरी लगवा दी। और अब यही तुम्हारे सामने है। कस्टमरों को खुश करना पड़ता है, कभी कभी मैनेजर को भी, और ये शौहर मेरे को भी पता है। वो भी मजबूर है, कुछ कह नहीं सकता। मैं इसकी ये बातें सुन के एकदम शौक हो गया। ये शहर में किस तरह के काम हो रहे थे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी जिंदगी में इससे बड़े बड़े राज खुलने वाले थे जो आगे चल के आपको पता चलेंगे। फिर उसने कहा कि जल्दी करें यूसुफ साहब, अब तो आपने जो पूछना था मैंने आपको बता दिया, मुझे फारिग करें और यहाँ से चलते हैं। फिर मैंने कहा, थोड़ी देर बैठो तो सही रुखसाना, असल में मैं उसके साथ अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। मैं उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहता था, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना चाहता था। फिर मैंने उससे पूछा कि अभी लास्ट कितने दिन पहले तुमने और किस बंदे को खुश किया। फिर वो कहने लगी, छोड़ें यूसुफ साहब, जाने देना, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। मैंने कहा, अच्छा ये आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ बस, इसके बाद फिर अपना मैच स्टार्ट करते हैं और फिर हम चलते हैं वापसी। फिर वो कहने लगी कि 2 महीने पहले ही मैंने गाड़ी सेल की थी। वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो 2 बंदे थे और बिजनेस में भी पार्टनर थे, तो उन दोनों को मैंने एक साथ खुश किया था। बड़ा दर्दनाक एक्सपीरियंस रहा वो मेरा। मुझे ये उसका वाकया अच्छा लग रहा था। फिर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, बताओ ना कि क्या हुआ। कहने लगी, नहीं यूसुफ साहब, छोड़ देना। फिर मैंने उसे लालच दिया। मैंने कहा, मेरे इलाके के चौधरी साहब हैं, उनको भी गाड़ी लेनी थी। अगर तुम मेरे साथ सही सही चलोगी तो मैं उनको भी ले आऊंगा, एक गाड़ी वो भी ले लेंगे। फिर वो कहने लगी, तो इसमें क्या हो गया,
कि वो उससे डिमांड नहीं करेंगे, उनको भी तो खुश करना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा वादा है। मैं उसको झूठ बोल रहा था। चौधरी साहब ने गाड़ी तो नहीं लेनी थी, मैं उसको झूठ बोल रहा था कि उसके पीछे अच्छे से सुकून हासिल करना चाहता था। फिर वो कहने लगी कि हाँ, वो दोनों पार्टनर थे और मुझे उन्होंने अपने घर में बुलाया और वो दोनों सारी रात मुझे सुकून नहीं ले, बड़े बड़े तरीके से करते रहे। मैंने कहा फिर सिर्फ गाड़ी ली या कुछ और भी दिया? फिर वो बताने लगी कि नहीं, गाड़ी भी ली और फिर कुछ पैसे भी मुझे दिए, और एक तो मेरे काम से इतना खुश हुआ, वो बाद में काफ़ी इसरार करता रहा मुझसे मिलने के लिए। उसने मुझे आईफोन गिफ्ट भी किया था, 13 प्रो मैक्स। मैंने कहा वाह यार, ये फ़ोन तो बहुत महंगा है, ये फ़ोन तो गांव में किसी के पास नहीं। वो फ़ोन उस बैंक वाली के पास था। मैं भी शौक हो गया था, वाकई ये लड़की अमीर होगी। लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। फिर मैंने कहा इसको मिलती हो? उसने कहा हाँ, मैं दूसरे वाले बंदे को आज भी मिलती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सही है, देखने में भी थोड़ा खूबसूरत है और वो इतना जालिम भी नहीं और मुझे अच्छे खासे पैसे भी दे देता है। मैंने कहा अच्छा रुखसाना, एक बात बताओ, जो भी तुम्हें बाहर मिलता है, जिस तरह तुम्हें ये फ़ोन मिला, पैसे लेके जाती हो तो शौहर को बता देती होगी? फिर वो कहने लगी शुरू शुरू में बताती थी, अब नहीं बताती, मेरा शौहर परेशान हो जाता है। मैंने कहा कि चलो ठीक है रुखसाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दास्तान सुन के यकीन करें मुझे दिल से अफसोस हुआ। मैं कराची जाके अपना सुपर स्टोर खो रहा हूँ, तो मैं आप दोनों को अपने स्टोर पर नौकरी दे दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर वो कहने लगी चलें ठीक है, वो चौधरी साहब जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसको भी ले आना। अगर 2 गाड़ियाँ सेल हो जाएंगी तो मेरे महीने 2 आराम से गुजर जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। अब गाड़ी में लेने वाला था, लेकिन मैंने अभी तक घर नहीं बताया था, ना अम्मी को और ना अपने भाई को। इसलिए मैं थोड़ा परेशान था कि मैं उनको बताऊंगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, जिसके आगे मैं मजबूर हो गया था। फिर फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरे छोटे भाई का फ़ोन था। मैंने कॉल रिसीव की। मैंने कहा हाँ काशिफ। वो कहने लगा भाई, अम्मी आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा फ़ोन दो अम्मी को। फिर अम्मी कहने लगी यूसुफ, तुम घर नहीं आओगे क्या? मैंने कहा हाँ, मैं बैंक के काम में थोड़ा बिजी हूँ, मैं यहीं से कराची चला जाऊँगा, 2 दिन वहाँ सब सेट करूँगा और फिर आके सारी डिटेल आपको बता दूंगा। और फिर मैंने अम्मी को कहा अम्मी, आप सब घर वालों के लिए खुशखबरी भी है, वो मैं आके बताऊँगा। मैं इस गाड़ी के बारे में अभी अम्मी को नहीं बता सकता था, पता नहीं वो मुझे मना ही ना कर दें। फिर मेरी अम्मी ने कहा चलो ठीक है, टाइम मिल जाए तो घर चक्कर लगा लेना। मैंने कहा ठीक है अम्मी। फिर रुखसाना कहने लगी यूसुफ साहब, आप तो लेट ही जाएंगे, अब मैं आपको अपना हुनर दिखाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।